कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरी बच्ची जो है वो बस 8वीं पास कर ले, आलिमा का कोर्स करा दूंगा मैं, उसके बाद में उसकी शादी करा दूंगा। कई बच्चे 10वीं तक पढ़ते हैं, पेरेंट्स 10वीं तक पढ़ाते हैं, 12वीं तक। तो इस तरह से जो 10वीं 12वीं बीच में पढ़ाई को रोक देते हैं और शादियां करा देते हैं। तो बच्चियां जो है वो बोझ नहीं है। माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तो उनका जहन ज़्यादातर मार्क्स लाने पर फोकस होता है। रट के मार्क्स लेकर आना जी। और बच्चे के अंदर स्किल ही ना होना तो कोई मतलब नहीं। एजुकेशन वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एजुकेशन हमेशा से ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट रहा था, रहा है और हमेशा रहेगा। अच्छा। क्योंकि हमें तकलीफ नहीं उठाना, हमें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, फोकस करना है। आगे आज आपकी मेहनत कल आपकी फ्यूचर बना देगी। क्या बात। और वो दुश्वारियां आपको जो एजुकेशन में ना लेने की वजह से आने वाली वो नहीं होगी। आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे और आगे आप लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेराज शाह साहब, आपका नुक्ता पॉडकास्ट में मैं खैर मकदम करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि आज आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हाजिर हुए। हमारे लिए बाइस से बरकत है कि आप जैसी शख्सियत हमारे इस नुक्ता प्लेटफॉर्म पर हाजिर हुई है। शाह साहब, कैसे मिजाज है आपके? Alhamdulillah. First of all, I would like to say thanks for calling me here and having me here on this platform. बहुत ही खुशी की बात है कि इस तरह से नुक्ता चैनल पर मुझे आने का मौका मिला और हम लोग यहाँ पर जो गुफ्तगू करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टॉपिक पर बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह फॉर कॉम्प्लीमेंट। शाह साहब, जब मैंने आपका नाम सुना कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो मुझे एक ख्याल ये भी आया। मेरी सोच में कासिम अली शाह साहब घूमने लगे और उनकी किताबों से भी काफ़ी इस्तेफादा मैंने किया है। और आज जो कुछ भी टूटी फूटी उर्दू बोल लेते हैं तो उन्हीं की किताबों के मुताले का असर है। तो मेराज शाह साहब, मुझे बताइए, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपके वालिद और वालिदा और घर में बक्या कौन कौन लोग रहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली आई बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। मेरा जो आई बिलोंग फ्रॉम यूपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वालिदैन जो है वो पहले से ही मुंबई में थे, शिफ्ट हो चुके थे और मुंबई में मेरी पैदाइश हुई और मेरी एजुकेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से हुई। और मैं कोई बहुत बड़ी स्कूल से तो नहीं पढ़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे इस तरह से स्कूलिंग जो किए। तो स्कूल में पहली से 7वीं क्लास, उसके बाद में दूसरे स्कूल में गए 8वीं से, फिर 10वीं क्लास, उसके बाद में 11वीं क्लास में इस तरह से मुंबई में जो वेलफेयर कॉलेज है, जूनियर कॉलेज, उसमें पढ़ाई किया। उसके बाद में चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर में इस तरह से मैंने वहाँ पर बीकॉम किया और वहाँ से उसके बाद में मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एमए इन इंग्लिश लिटरेचर किया और बीएड किया। और अब करेंटली ऐसा सिचुएशन आया कि हम मुंबई से यहाँ पर नौसारी में शिफ्ट हुए और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अब एट प्रेजेंट करेंटली आई एम वर्किंग एज अ हेड ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, जो कि आई लुक इनटू एकेडमिक एज वेल, लाइक के नर्सरी क्लास से 12th स्टैंडर्ड का आर्ट्स कॉमर्स साइंस हमारे रॉयल इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये इस तरह से एजुकेशन दिया जा रहा है। और जो कि ये दारुल उलूम अनवार रज़ा मदरसा ट्रस्ट है, उसके मातहत ये स्कूल चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो जो कि हमारे घर के बाजू में ही है और काफ़ी फ्रिक्वेंसी रहती है हमारे लिए इजीली, जी। और जाने में भी ट्रैवलिंग नहीं लगता है। तो ये अपॉर्चुनिटी देखते हुए, इसके पहले मैं एस अग्रवाल पब्लिक स्कूल में एज अ काउंसलर काम करता था, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई बच्चों को गाइडेंस दी है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बच्चे काफ़ी अपने लाइफ में आगे बढ़े हैं। और मेरी गाइडेंस में अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चे यहाँ तक के कनाडा, यूके, यूएसए तक भी गए हैं। और बस ये अब कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम गाइड कर सकें राइट डायरेक्शन में और उनको उनके करियर तक पहुंचा सकें। हर एक पेरेंट्स का एक सपना होता है कि बच्चों को हमें सक्सेसफुल पर्सन बनाना है और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करें। तो बस यही उम्मीद के साथ में, यही ख्वाहिश के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। माशाल्लाह। तो शाह साहब, देखा गया है कि आप जैसी जो भी पर्सनालिटी है
तो वो काफ़ी चैलेंजेस के साथ यहाँ तक पहुँचती है। तो आपकी लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस उतार चढ़ाव रहे होंगे, क्या कुछ उतार चढ़ाव आपने अपने तालीम के दौरान देखे, वो कुछ शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे साथ। जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हमारे लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत आते हैं। ज़िंदगी में हर आदमी कामयाबी के पहले कहते हैं ना कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ अ सक्सेसफुल स्टोरी, और साथ ही साथ में ये भी कहा जाता है कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ अ पेनफुल स्टोरी। बेशक। यानी कि सक्सेसफुल स्टोरी भी है और दर्द भरी कहानी भी है, लेकिन सभी के सभी इस तरह से सक्सेसफुल होने के लिए क्या स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साथ में जो दुश्वारियों की बात आपने कहा कि एक्चुअली एजुकेशन में जैसे हम अ, होशियार नहीं होते हैं, होशियार बनना पड़ता है। और होशियार बनने के लिए जो कमी है, हम अगर अपने आप को पहचान जाते हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने आप को पहचानना कि जी। हमारे अंदर कमी क्या है, और वो कमी को जानकर उसके ऊपर अमल करके आगे उसकी सुधार लाकर आगे लाइफ में बढ़ना कैसे है। So माशाल्लाह। I was not good at studies actually. अच्छा। So yes, honestly speaking, in front of everybody, कि I failed in 13th like FY BCom. मैं एक बार फेल हो गया था। अच्छा। तो वो जो फेल का मरहला रहा है कि एक साल फेल होने के बाद में मुझे लगा कि मैं फेल हो गया हूँ, मेरा एक साल बेकार गया। अब वो एक साल बेकार के बाद में आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल, ऑन माई राइटिंग स्किल। तो मुझे लगा कि क्या रीज़न है जो फेल होने का। और मतलब मेरे पेपर्स जब मैंने सप्लीमेंट्री देखा तो माय क्वेश्चन लाइक आंसर्स वर नॉट अप टू द मार्क, कि जैसा होना चाहिए। इट वाज लाइक इररिलेवेंट कि कुछ भी लिखा हुआ है। देन आई रियलाइज्ड नो, इट इज़ टू बी लाइक परफेक्ट एक्चुअली। और वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से ग्रेजुएशन मुकम्मल हुआ। फिर एमए इन इंग्लिश लिटरेचर मैंने किया, और माशाल्लाह। उसके बाद में बीएड भी किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पोजीशन पर, एक अच्छे स्कूल में, स्टीम्ड इंस्टीट्यूशन यू कैन से दैट, कि वहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। सो दिस इज़ लाइक फॉर मी, इट इज़ लाइक अ ग्रेट थिंग फॉर मी एक्चुअली। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शाह साहब मुझे बताइए, आप ये एक रहता है कि अगर बच्चे को पढ़े लिखे माँ बाप मिल जाते हैं तो वो पढ़ाई कर लेता है, तो आपके साथ ऐसा रहा है? माँ बाप की पढ़ाई कहाँ तक कुछ शेयर करना चाहेंगे? पढ़े लिखे थे? जी, एक्चुअली पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे। हम्म। पेरेंट्स एक्चुअली ये सही बात है कि पेरेंट्स अगर जो एजुकेटेड होते हैं तो वो बच्चों को अपने बहुत ही परफेक्ट डायरेक्शन दे पाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और उनका स्केड्यूल जो होता है वो बहुत परफेक्ट होता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो है वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बस उन्होंने इतनी जिम्मेदारी निभाई कि हमें घर से स्कूल पहुंचाया, स्कूल से घर पहुंचाया, और ट्यूशन के लिए घर से ट्यूशन पहुंचाया, और ट्यूशन से घर पहुंचाया। तो माशाल्लाह। उसके बाद में जो मेहनत होती है, जो बिना पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, उनके लिए यही बहुत है कि वो बच्चे को ये गिफ्ट दे रहे हैं उनका फ्यूचर बिल्कुल बनाने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनको पता है कि हम राइट स्कूल में भेज रहे हैं और राइट ट्यूशन में भेज रहे हैं टू एजुकेट आवर चाइल्ड। तो वो एजुकेशन देने के लिए भेज रहे हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की बिल्कुल कि बिल्कुल। उन्हें डिसाइड करना है कि पढ़ के हमें जिंदगी में आगे क्या करना है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये पेरेंट्स ने हमारे बस यही किया कि ट्यूशन, अच्छे ट्यूशन्स रखे, अच्छे स्कूल्स में, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स कराए, और उसके बाद में आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई ना कोई मकाम तक पहुँच गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह साहब मुझे बताइए कि आज के वक्त में भी जी एजुकेशन का जो टॉपिक है जी। वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एजुकेशन एजुकेशन हमेशा से ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट रहा था, रहा है, और हमेशा रहेगा। अच्छा। क्योंकि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ करियर नहीं बनाता है। जी। एक्चुअली एजुकेशन की अगर जो हम डेफिनेशन देखें तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, इसी के साथ साथ में स्किल्स और वैल्यूज, एंड द व्हाट वी कैन से द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। जी बिल्कुल। इंडिपेंडेंटली बच्चा जब सीखता है एजुकेशन लेकर, और उसके बाद में इट हेल्प्स देम टू लिव अ बेटर लाइफ। तो बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए, सोसाइटी में अपने आप को सरवाइव करने के लिए एजुकेशन इज अ मस्ट। ओके। यस। जी। तो शाह साहब यहाँ पर सवाल उठता है
मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप खुद एजुकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या सिर्फ ये किताबें पढ़ने से आता है या फिर किसी और ज़रिए से भी आ सकता है एजुकेशन? एजुकेशन किताबें पढ़ने से एजुकेशन की नॉलेज तो बेशक मिलती है, और ये एजुकेशन लेने से हमें मेन जो इम्पोर्टेंट है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमारा किससे कैसे बात किया जाए, रिस्पेक्ट देना, और उठना बैठना चलना, इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी एक्चुअली। जी बिल्कुल। रिफ्लेक्ट पर्सनैलिटी करती है, और आप जब अपने अल्फाज शुरू करते हैं बोलने किसी से भी, तो फौरन सामने वाला पर्सन ये अंदाज़ा लगा लेता है कि हाउ एजुकेटेड यू आर। बिल्कुल। तो एजुकेशन से जो सबसे ज़्यादा मुझे एक चीज़ ये लगती है कि इम्पॉर्टेंट है, डिसीजन मेकर बनता है पर्सन। माशाल्लाह। डिसीजन मेकर में ऐसा है कि मैं कई डिसीजन में फेल हो जाता था जब तक यानी कि मैं 12th स्टैंडर्ड तक, और 12th के बाद में जैसे जैसे आगे एजुकेशन बढ़ती गई और नॉलेज बढ़ती गई, और डिसीजन लेने में आसानी होने लगा। अभी चंद दिनों के पहले की बात में एक छोटी सी एग्जांपल और स्टोरी शेयर करूंगा जी, कि जी। मेरी बच्ची जो है वो स्टेज से गिर गई। हम्म। अब वो स्टेज से गिरी और उसको यहाँ पे टंग पर 2-3 स्टिचेस आने वाले थे, लेकिन मैंने कहा कि बच्ची है, बच्ची के टंग पर स्टिचेस लगाना इट वाज लाइक वेरी पेनफुल थिंग, कि हमारी बच्ची को आज ये दर्द होगा। तो पहले तो ऑटोमेटिकली हीलिंग के लिए इंतजार किया मैंने 2 दिन तक। देन डायरेक्टली आई वेंट टू पे अ विजिट ऑफ द डॉक्टर ओके। कि नहीं, ये इसका जबान का शेप शायद हो सकता है चेंज हो जाए। तो वहां पर जब पहुंचे, डॉक्टर ने बताया कि आप एक आध दिन वेट करके देख लो, हीलिंग हो सकता है, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। तो वैसे स्टिचेस ले लोगे तो ज़्यादा बेटर है। देन एट द सेम मोमेंट एक्चुअली आई डिसाइडेड कि नो, अभी ये स्टिचेस ले लेंगे, अभी का ये जो दर्द है वो सहना बेहतर है आगे फ्यूचर में दर्द और तकलीफें ना उठाने से। जी जी बिल्कुल। तो इट इज़ इन दैट वे कि एजुकेशन के लिए आज जो तकलीफें उठा लेंगे, वक्त हमें तकलीफ नहीं उठाना, हमें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, फोकस करना है। आगे आज आपकी मेहनत कल आपकी फ्यूचर बना देगी, क्या बात और है। वो दुश्वारियां आपको जो एजुकेशन में ना लेने की वजह से आने वाली वो नहीं होगी। जी जी आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे और आगे आप लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शाह साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी होता है, काफी लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि एजुकेशन सक्सेस की गारंटी है। इस बात से आप मुत्तफिक हैं? एजुकेशन जो है वो सक्सेस की गारंटी कह सकते हैं, और बिल्कुल है, क्योंकि उसके लिए वजह यह है कि एजुकेशन लेने से सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी काम जब हम एक प्रॉपर डायरेक्शन में करते हैं, नॉलेज के साथ में करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब करने वाला एक एम्प्लॉयर हो, जी क्योंकि बिजनेस करने वाला जो एजुकेटेड पर्सन है वो बिजनेस अपने एक अलग तरह से करता है, जी यानी कि वो स्मार्ट वर्क करेगा। जी जी बिल्कुल। और एजुकेटेड बिजनेसमैन, और वो जो अनएजुकेटेड बिजनेसमैन है वो अपने स्टाइल में करेगा, वो हार्ड वर्क करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, आज आप देखेंगे कई बच्चों की ऐसी भी मेंटेलिटी आती है कि हाँ, वो फला शख्स तो एजुकेटेड नहीं है तो भी वो कामयाब है, वो फला शख्स जो है वो एजुकेटेड नहीं है तो भी वो कामयाब है। मतलब मुख्तलिफ वो नेगेटिविटी में देखते हैं कि कौन कामयाब है। जो काम उनको एजुकेशन नहीं लेने वाला ये देखता है, लेकिन जो एजुकेशन लेकर आगे बढ़ना चाहता है वो एजुकेटेड लोगों को देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एजुकेशन लेने के बाद में चाहे वो बिजनेस करे चाहे जॉब करे, तो उसको सक्सेस मिलनी ही है। तो शाह साहब, आपसे ये मैं जानना चाहूँगा, पैसा कमाने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है? पैसा कमाने के लिए, जी पैसा कमाने के लिए एक्चुअली व्हेनेवर आई आस्क दिस क्वेश्चन टू माय स्टूडेंट्स, जी। तो उन लोगों का एक ही जवाब होता है, मतलब कि मैं बोलता हूँ कि बेटा एजुकेशन क्यों लेना चाहिए, तो फौरन एक ही जवाब आता है कि पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए। लेकिन पैसा कमाने के लिए एजुकेशन नहीं होता है, बिना पढ़ा लिखा है वो भी तो पैसा कमा रहा है। जी, बात वही हो रही है सर। जी जैसा कि कई सारी मिसालें हैं कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस टाइकून हैं जी जिन्होंने 5 तक भी क्लासें नहीं पढ़ी जी। और वो अरबों खरबों के मालिक हैं। जी, जैसा कि बिल्कुल। हमारे सूरत के सऊजी ढोलकिया हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक एग्जाम्पल हैं। मौजूदा वक्त में आप इस बात को एग्री करेंगे कि भाई मौजूदा वक्त में भी बिना पढ़े आप पैसा कमा लेंगे?
बिना पढ़े लिखे पैसा कमाना, इट डिपेंड्स ऑन लक एक्चुअली, हम्म। लक एंड हार्ड वर्क। जी। लेकिन वही चीज अगर जो एजुकेशन लेकर, कोई भी एजुकेशन लेकर बिजनेस करता है, तो वो डेफिनेटली प्रॉपर नॉलेज के साथ में, गाइडेंस के साथ में, आपने जैसे कि सौजू भाई ढोलकिया का बात किया, अभी नौसारी मैनेजमेंट एसोसिएशन में उनका रिसेंटली मैंने कुछ एक आध साल पहले प्रोग्राम अटेंड किया था, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री बताया हम्म। कि मैं तो फोर्थ स्टैंडर्ड ही पढ़ा है, मैंने 4 चोपड़ी पढ़े हैं, लेकिन आज मेरा तकरीबन 10,000 करोड़ का टर्नओवर का जी जी जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने 4 चोपड़ी 4 क्लास उस समय पर पढ़े थे, और आज वो बच्चे नहीं देखते हैं कि उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस कितने सालों का लिया, हम्म। और इस पोजीशन पे आने के लिए उन्होंने कितनी किताबें पढ़े, कितने बिजनेस के ट्रेनिंग्स किए, और कितना मतलब स्ट्रगल किया है, हार्ड वर्क किया है। तो वो सारों को अगर जो आप रखते हैं, तो यही निकलता है कि एजुकेशन चाहे आप स्कूल में लें, चाहे वो स्कूलिंग के बाद में लें, लेकिन एजुकेशन तो रिक्वायरमेंट है ही, माशाल्लाह। बिल्कुल ज़रूरत है एजुकेशन की। तो यहाँ पर एक बात और वाजे होती है कि अगर आप एजुकेटेड हैं जी तो आप अपने बच्चों को शेप देने में, जी उनके ब्राइट फ्यूचर को शेप देने में जी, एजुकेशन काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बेशक। जैसा कि आज हमारे माशरे में अतराफ में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चलते हैं, जी जैसे शख्सियत साजी, जिसे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कहते जी, हैं। तो एजुकेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प करता है? एग्जैक्टली। आज आपने जैसे बताया कि हमारी तरफ में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, स्पोकन इंग्लिश हो गया, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस वो करवाते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट होती है एक्चुअली। यहाँ पर आज स्कूलों में भी ये सारे कोर्सेस इंक्लूड कर रहे हैं इंक्लूड कर रहा है, बिल्कुल। सिलेबस में, क्योंकि ये पहले एक सिस्टम था, जब तक ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे टाइम पर बहुत छोटे छोटे मोबाइल्स थे, और वो टाइम पर हमारे पास में खुद कोई एक्सेस नहीं था, लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं था ऑनलाइन का, यूट्यूब वगैरह का, जब तक कि हम कंप्यूटर पे ना जाकर देखें। तो आज स्कूलों में करने का ये जो सारा कोर्सेस ऐड किया जा रहा है, उसका मेन बेनिफिट ये है कि ओवरऑल कहते हैं ना कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, हम्म। तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट में हमें ये स्पोकन इंग्लिश भी रखा जा रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी रखा जा रहा है, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट भी रखा जा रहा है, माशाल्लाह। और यहाँ तक कि हमारे स्कूल में भी ये हमने रखा है, एफएम माशाल्लाह। सब्जेक्ट रखा है, जो कि बच्चों को फाइनेंस कैसे यूज किया जाए वो हेल्प करता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब कि ये जो सारे कोर्सेज है वो आगे उनका बच्चों का फ्यूचर बनाता है। अच्छा, बिल्कुल। ये एक सोचने वाली बात है कि स्कूल में 10वीं में बच्चा है, 12वीं में है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके अभी क्या ज़रूरत है, क्या उसको अभी जॉब करना है? नहीं। लेकिन कई बच्चों की गलतियां क्या होती है कि कोई बच्चे ऐसे कुछ स्कूल में है, अगर वो स्कूल में ये बच्चे नहीं सीख पाते हैं, तो बाद में उन्हें आगे कॉलेज जब उनका कंप्लीट होता है, हाँ बिल्कुल तब उनको इंटरव्यू में काफ़ी रिजेक्शन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपका जो सवाल था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश जो है, ये सब कोर्सेज बिल्कुल पेरेंट्स को कराना चाहिए। आज पेरेंट्स सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं बच्चों को स्कूल भेजना, जी। दूसरा प्रेफरेंस उनका होता है ट्यूशन भेजना, जी। उसके बाद में जब वेकेशन में कभी समय मिलता है तो उनको स्पोकन इंग्लिश में या फिर इस तरह से कोई ना कोई कोर्सेज कराटे में या स्केटिंग में उनको स्किल्स डेवलप कराई जाती है। दैट इज ऑल्सो गुड वे ऑफ गोइंग, कि चलो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर बच्चा, आज ही आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है कि बच्चे को रीडिंग नहीं आता है, तो आप उसका वेकेशन का इंतजार ना करें कि मैं वेकेशन में रीडिंग स्किल करूंगा। अगर बच्चे को राइटिंग स्किल नहीं है, योर चाइल्ड कैन नॉट फॉर्म सेंटेंसेस, योर चाइल्ड, इफ योर चाइल्ड इज नॉट एबल टू राइट इन हिज और हर ओन सेंटेंसेस, तो आप उसकी राइटिंग स्किल पर कोर्स कराएं, और उसको इस तरह से उसकी यही सारे स्किल्स जब डेवलप होंगी, तो डेफिनेटली उसकी पर्सनैलिटी एक ऐसी होगी कि वो एजुकेशन के साथ साथ में जब वो ग्रेजुएट होगा, तो उस लेवल पर उसकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी, और वो इजीली कहीं पर भी जॉब ले सकता है। जी। तो सर, लिटरेसी और एजुकेशन में क्या फ़र्क है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय बताइए। जी बिल्कुल। लिटरेसी यानी कि लिखना पढ़ना होता है, अच्छा। और जो एजुकेशन होता है वो यानी कि समझना। जो लिटरेट पर्सन होते हैं वो पढ़ लिख सकते हैं,
और एजुकेशन जो है वो सिचुएशन को समझ सकते हैं, और जो एजुकेटेड होते हैं सिचुएशन को समझ के कोई काम करते हैं तो वही सक्सेसफुल पर्सन होते हैं अपनी जिंदगी में। अच्छा जी। सर, मौजूदा वक्त आप देख रहे हैं कि कितने चैलेंजेस का दौर है। जी। तो हर इंसान को एक सुबह में एक नया चैलेंजेस फेस करने को मिलता है। तो आपके नज़दीक मुझे बताइए कि जो तलबा, जो बच्चे तालिब इल्म हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जी। उनको मौजूदा वक्त में कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं? जी। जो पढ़ाई से रिलेटेड अगर जो बात करें या कोई भी फील्ड की बात करें, तो उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कंपटीशन है। कॉम्पिटिटर्स हर फील्ड में है। यानी कि अगर बच्चा, जो पहले बच्चे 80 परसेंटेज लेकर आ जाते थे और वो टॉपर बनते थे अपने स्कूल के, अपने डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन अब यहाँ पर 98% तक के आने लगा है। तो इससे हम एहसास कर सकते हैं कि कितना कंपटीशन है। जी। और इसी तरह से बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी यही है कि कौन बेटर बिजनेस कर रहा है, कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कंपटीशन है। और फेल होने का जो डर है स्टूडेंट्स में वो काफ़ी पाया जाता है। अच्छा। और ये फेल होने की जो डर सताती है उनको, तो वो कंपटीशन को इस तरह से पहुंच नहीं पाते हैं। और मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है, वो भी एक प्रॉब्लम है, जी, चैलेंजेस है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटा बच्चा 3 साल का नहीं हुआ कि उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है, तो इस तरह से वो अपना टाइम जो है वो बर्बाद करता है। ओवरऑल बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है जी। ताकि वो ये चैलेंजेस को फेस ना करें जी। और एक राइट डायरेक्शन में वो अपने फ्यूचर को बना सके। सर, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो माँ बाप हैं, जो अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तो उनका जहन ज़्यादातर मार्क्स लाने पर फोकस होता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को अक्सर ऐसा होता है कि मार्क्स लाना है, मार्क्स लाना है, लेकिन मार्क्स लाने से रट के मार्क्स लेकर आना जी। और बच्चे के अंदर स्किल ही ना होना, तो कोई मतलब नहीं। हम्म। दरअसल मैंने कई बार देखा है कि कई लोगों के पास में एजुकेशन तो है, सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन उसके अंदर कोई स्किल नहीं होती है, तो इस वजह से उनको जॉब नहीं मिलती है। जी। तो वैसे ही बच्चे वही नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं फिर कि पढ़ लिख कर क्या होता है। जी। तो यहाँ पर जो मार्क्स के पीछे हमें नहीं भागना है, भले से कोई बच्चा एवरेज स्टूडेंट हो, जी। लेकिन वो बच्चा अपनी स्किल्स को भी साथ साथ में डेवलप करे। और पेरेंट्स को मार्क्स लाने के लिए प्रेशर नहीं देना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ। तो बच्चे के अंदर अगर जो अच्छी हेल्थ है, अच्छी हेल्थ के साथ में बच्चा पढ़ाई करता है और मार्क्स लाता है, हैप्पीली मार्क्स लाता है, तो उसका दोनों करियर भी बनता है और वो डिप्रेशन में ना जाते हुए एक सक्सेसफुल पर्सन बनता है। माशाल्लाह। तो सर, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस में एक इम्पोर्टेंस ये भी आता है कि टीचर का जो रोल है, जी। तो वो कैसा होना चाहिए? टीचर जो है एक्चुअली पहले ऐसा पाया जाता था कि टीचर्स जो है वो थोड़े एजेड होते थे, हमारे टाइम पर भी। जी जी जी। और वो माशाल्लाह जब अपने एक्सपीरियंस के साथ में पढ़ाते थे। लेकिन अब जैसे पहले सवाल में हमने कंपटीशन को लेकर बात किया है कि हर चीज़ में कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वैसे ही स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं और टीचर्स जो है वो कम एज के हो चाहे ज़्यादा एज के हो, लेकिन टीचर्स को भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके बच्चों को किस तरह से हम राइट एजुकेशन दे सके, वो जानना सीखना इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली टीचिंग फील्ड जो है, टीचिंग फील्ड ऐसा फील्ड है, मेरा मानना है कि दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर यू टू अर्न मनी। जी बिल्कुल। ये फील्ड है कि आप कुछ अपने अंदर अच्छे जो चीज़ें हैं वो आप किसी दूसरे को दो, यानी कि आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे के लेवल को, यानी कि मान लीजिए रीडिंग नहीं आती है बच्चे को, तो आप उस रीडिंग के लिए क्या करते हैं कि बच्चे को, आपके 50 स्टूडेंट हैं मिसाल के तौर पे आपकी क्लास में, अब 50 बच्चों को इस तरह से, उसमें 2-3 बच्चे तो हर क्लास में होते हैं जिसको रीडिंग नहीं आती है, तो वो टीचर क्या उस बच्चे के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालता है या उसको पढ़ाता है? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, अगर जो बच्चा का हैंड राइटिंग नहीं अच्छा है, तो बच्चे का हैंड राइटिंग के लिए वो टीचर क्या कर रहे हैं? तो टीचर, पेरेंट्स तो स्कूल के टीचर से ही एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरा, उसके पास में प्लेटफॉर्म है ट्यूशन का, तो वहाँ से वो एक्सपेक्ट करते हैं। तीसरा होता है सेल्फ स्टडीज़, जो कि घर पे। तो यानी कि टीचर जो रोल प्ले करता है, वो टीचर जैसे डॉक्टर पेशेंट के बारे में सब जान जाता है,
कि ये तकलीफ है तो उसको वो चीज़ की दवा देता है। इसी तरह टीचर को भी ये स्किल होना चाहिए बच्चे को ऑब्जर्व करके कि मेरे बच्चे को 50 बच्चे में से 2-3 बच्चों की ये प्रॉब्लम है, तो उस पर मैं अमल करूँ और उसके लिए गाइडेंस दूँ प्रॉपर्ली, ताकि वो बच्चे का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जी। और वो आगे की क्लास में बढ़े, आगे उसकी जर्नी जो है एजुकेशन की कंटिन्यू रहे। इस तरह से टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माशाल्लाह। टू जज द चाइल्ड एंड गाइड देम प्रॉपर्ली। तो सर इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, जी तो आप खुद एक स्कूल चला रहे हैं माशाल्लाह। आप वहाँ पर हेड ऑफ मैनेजमेंट। हेड ऑफ मैनेजमेंट की पोस्ट पर आप हैं। जी तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक आइडियल स्कूल कैसी होनी चाहिए? एक आइडियल स्कूल यानी कि हर स्कूल का एक सपना यही होता है कि स्कूल जो है वो बेस्ट हो जी। और हमारे जो बच्चे हैं उनका 100% रिजल्ट हो। हम्म। और यानी कि पहले तो एक सपना है कि हमारे स्कूल का 100% रिजल्ट हो, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा बाकी स्कूलों के कंपैरिजन में भी हो। लेकिन ये बीइंग कोई प्रिंसिपल ये सोचता है कि इस तरह से हमारा स्कूल का एक परफॉर्मेंस इतना बेटर हो, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि 100% का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जी। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है इस चीज़ को कि रिजल्ट को देखकर एडमिशन्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन उसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं बच्चों को, अगर समझ लीजिए इस्लामिक स्कूल है तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जी। कि ये एक आइडियल स्कूल ऐसी होना चाहिए जहाँ पर हमारे बच्चे का एजुकेशन सिस्टम तो बेटर डेवलप हो और साथ ही साथ में उसका जो स्कूल का नाम तो हो रहा है, लेकिन बच्चों का जो नाम है वो कब होगा, जब बच्चे पढ़ाई में अच्छे होंगे, अच्छे तरबियत वाले होंगे और अच्छा उनका फ्यूचर बनता है। तो इस तरह से उस डायरेक्शन में जब वो प्रॉपरली जाते हैं, और स्कूल बहुत डिपेंड करती है बच्चों के ऊपर कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और जब ये सारी बातों का ध्यान दिया जाए कि टीचर अच्छे हैं, बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, बच्चों का स्कूल का जो रिजल्ट है वो अच्छा है, तो डेफिनेटली यही सब रिफ्लेक्ट करता है कि एक आइडियल स्कूल है। हम्म। तो सर यहाँ पर एक और बात हमारे माशरे में निकल के आती है कि हम एक होड़ लगी है कि हर इंसान, हर माँ बाप जो है मौजूदा वक्त में अपने बच्चे को मॉडर्न एजुकेशन देना चाहता है। तो मैं बार बार इस बात को मैं देख रहा हूँ कि मॉडर्न एजुकेशन की होड़ में हम तरबियत का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता चला जा रहा है। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बच्चे जो है माहौल को देखकर सीखते हैं। अच्छों की सोहबत अच्छी होती है, बुरों की सोहबत बुरी होती है। तो मॉडर्न एजुकेशन जो है, उसको मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना कोई बुरी बात नहीं, जी बिल्कुल। लेकिन मॉडर्निटी जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, अब शरीयतन जो देखा जाए कि अगर बच्चे को हम इस्लामिक स्कूल में रखते हैं तो वो सारे वैल्यूज जो है, वो स्किल्स जो है, वो जो कल्चर मिलता है वो इस्लामिक मिलता है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से उसको काफ़ी बेनिफिट होता है कि इस्लामिक स्कूल में बच्चा शरीयत के दायरे में रहकर वो पढ़ता है और इस तरह से वो उसका प्रॉपर डायरेक्शन मिल रहा है, वो पढ़ाई होते चले जाती है। तरबियत वाला जो पार्ट है वो मिसिंग होता हुआ जा रहा है। जी हम मॉडर्न एजुकेशन तो दे रहे हैं, हमारा बच्चा एक अच्छे लेवल, एक अच्छी स्कूल में पढ़ तो रहा है, पर कहीं ना कहीं जो हमारे जो आबा व अजदाद का जो तहजीब तमद्दुन जो कल्चर है ना, वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ता हुआ चला जा रहा है। जी बिल्कुल। तो इस बारे में क्या इस्लाह फरमाना चाहेंगे पेरेंट्स को? जी, एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे आजकल के मोबाइल रील से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और बच्चा जो मोबाइल में देखता है वही फॉलो करना शुरू कर देता है। जी बिल्कुल। कई बच्चों को मैंने देखा है कि कुछ ऐसे कॉमेडी वीडियोस देखते देखते बैड वर्ड्स यूज आज कर लेते हैं वीडियो में, तो वही बैड वर्ड्स उनके दिमाग में अच्छाई की चीज़ें कम सीखते हैं लेकिन बुराई की चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं। तरबियत जो है, तरबियत, असल तरबियत जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को घर से मिलता है। बिल्कुल। और घर का माहौल अगर जो अच्छी तरबियत देने वाला वालिदैन ध्यान देते हैं इस चीज़ का, तो डेफिनेटली बच्चे की तरबियत इम्प्रूव होती है। स्कूल में जो बच्चा है वो समझ लीजिए 6 घंटे रहता है और बाकी के जो 18 घंटे होंगे वो पेरेंट्स के साथ में बच्चा है। जी। तो बच्चे का जो पर्सनैलिटी है, जो उसका वे ऑफ टॉकिंग है, वो सब
रिफ्लेक्ट करता है उसके पेरेंट्स के हिसाब से। जी जी बिल्कुल। अगर घर का तरबियत अच्छा दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो बाहर भी उसे यूज़ करेगा, और स्कूल या ट्यूशन में तो अच्छी तरबियत पर ही हर स्कूल अमल करती है जी कि बच्चे को अच्छी तरबियत दी जाए। तो मॉडर्न एजुकेशन में जो तरबियत की बात कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर हमारी इस्लामिक इंस्टीट्यूट है, हम कोई बच्चे से इस तरह से बात नहीं करते हैं कि तूने होमवर्क क्यों नहीं किया, तुझे मैं पनिशमेंट दूंगा, तुझे भी नहीं, तेरे को मेरे को, इस तरह से। तो ये तरबियत बच्चा वही वर्ड सीखेगा। जी बिल्कुल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे टीचर्स को सभी को हमने कहा है कि आपको आपसे बात करना है, तुम भी नहीं यूज करना है, क्योंकि तुम से जब बच्चा तुम पर आया तो तू बहुत जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो इसीलिए आपसे बात करेंगे तहजीब से, तो बच्चा भी वो आप ही यूज करेगा। जी 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 बिल्कुल। तो बहुत रोल इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स का, टीचर्स का, और बच्चों को उसके ऊपर अमल करने का। कई सारे माँ बाप की ये शिकायतें हैं कि उनका बच्चा तालीम और एजुकेशन को लेकर के काफ़ी बोरिंग फील कर रहा है, पढ़ते हुए उसको उकताहट महसूस होती है। जी तो ऐसे बच्चों के साथ माँ बाप कैसे डील करें, इस बारे में कुछ इस्लाह फरमाएं। बिल्कुल। कई बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में उनको बोर क्यों लगता है, बोरिंग क्यों लगती है पढ़ाई। ऐसी चीज जब उनको वो नहीं आती है तब उनको बोर लगती है। अच्छा। अगर जो काम हमें अच्छा लगता है और वो काम हम करें तो उसमें बोरिंग नहीं लगता है। लेकिन पढ़ाई में जो बोरिंग लगने की वजह है वो चीज़ उनको नहीं आती है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे का जहन मजबूत नहीं है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे का जहन मजबूत नहीं है, टीचर भी बोलती है कि बच्चा आपका कमज़ोर है। हर तरफ से जब वो एक ही बात सुनता है कि मैं कमज़ोर हूँ तो वो मान लेता है कि मैं कमज़ोर हूँ। जी। एंड देन ही स्टॉप लाइक थिंकिंग एंड ट्राइंग एक्चुअली। वो कोशिश करना ही बंद कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल तो जो बिल्कुल। कमज़ोर बच्चे हैं इस तरह से उनको कमज़ोर है, आप कमज़ोर है ऐसा ना कहे, बल्कि ये कहे कि आप होशियार हो, आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो बच्चा कर सकता है। लेकिन ये जो बोरिंग का है, बोरिंग अक्सर मैं यहाँ पर दो चीज़ बात करूँगा कि बोरिंग लगने की वजह, जैसे मैंने पहले कहा कि वो बच्चे को वो चीज़ नहीं आता है। नहीं आने की वजह क्या है कि बचपन से उसका फाउंडेशन अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल। यानी कि जो स्कॉलर बच्चे होते हैं, जो टॉपर होते हैं, तो उनकी दो क्वालिटी है। उनकी दो क्वालिटी में कि वो पहले से याद करता है, उससे याद हो जाता है। जो बच्चे का नर्सरी जूनियर सीनियर में फर्स्ट रैंक आ रहा था, सेकंड थर्ड आ रहा था, उसका आज वो 10th 12th में भी है तो उसका सेकंड थर्ड रैंक आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। तो उनकी वो माइंड की एक्सरसाइज का जो प्रोसेस है वो बचपन से ही वो डेवलप होते गया और वो बिल्कुल मेंटेन रहा। लेकिन जो बच्चा पढ़ाई में वीक है या एवरेज है तो वो वैसे ही वो भी आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने अपनी स्किल्स पे काम नहीं किया, ना टीचर ने ध्यान दिया, ना बच्चों के पेरेंट्स ने ध्यान दिया, तो वो बच्चे ऐसे ही रह गए। लेकिन ये जो टॉपर है उनकी पहली क्वालिटी जैसे कि वो खुद से याद करके एग्जाम में लिखते हैं, और दूसरा कि वो बच्चा खुद से सेंटेंस बना के भी लिखता है। तो इसलिए वो बच्चे का इजीली जब मार्क्स आता है उसको अप्रिसिएशन मिलता है, और अप्रिसिएशन मिलने के बाद में उसको लगता है कि और बेटर करूं, और लोगों का अप्रिसिएशन मिलेगा। तो वो बोरिंग उसे नहीं लगेगा, बोरिंग उन्हीं बच्चों को लगता है जिसको वो नहीं आता है। तो हमें उस पर अमल करना है कि जो बच्चे को नहीं आता उसके अंदर कमी क्या रहेगी देखो, और उसकी सुधार के लिए कोशिश करें, और उसको हमेशा पॉजिटिव कहें कि आपको नहीं आता है ऐसा नहीं, आपको आता है, आप कर सकते हैं। तो वो बच्चा भी कर पाएगा और बच्चे को बोरिंग नहीं लगेगा। और इसमें बोरिंग फील करने का एक माहौल का भी असर पड़ता है। अगर बच्चे को माहौल अच्छा मिलेगा, पढ़ाई करने वाले बच्चों का माहौल मिलेगा, तो उसे बोरिंग नहीं लगेगा। उसे लगेगा कि मेरा दोस्त जो है वो पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ूं, मैं भी पढ़ता हूँ। इस तरह से तो माहौल का भी बहुत असर है। जी। तो सर, देखा गया है कि एक रिवायत चली थी बहुत पुरानी, जो फिलहाल अभी तो ख़त्म हो चुकी है उमूमन, बच्चियों की पढ़ाई के हवाले से हमारे माशरे में काफ़ी ऐसी गलत फहमियाँ हैं कि 10th और 12th बस पढ़ा लिया, ख़त्म करो, अभी शादी करो। तो आपको क्या लगता है कि बच्चियों को मज़ीद हायर एजुकेशन के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने कहा है। एक्चुअली हमेशा जो बच्चियां हैं, बच्चियों को कहीं ना कहीं वो रोक दिया जाता है पढ़ाई में। एक्चुअली बच्चियों को मैंने अगर जो मैं कंपेयर करूं बॉयज़ से,
तो हमारी बच्चियां जो है वो माशाल्लाह इतनी ज़हीन होती है कि माशाल्लाह हर बच्चियां डॉक्टर इंजीनियर इस तरह से बनने की उनके अंदर पोटेंशियल है। दे माशाल्लाह आर बिल्कुल क्वाइट माइंडेड एक्चुअली। लेकिन वो पेरेंट्स जो इनको रोक देते हैं तो वो ना रोके। यहाँ पर बच्चियों को अक्सर पेरेंट्स जिम्मेदारी समझता है, कोई पेरेंट्स इस तरह से बोझ समझता है। कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरी बच्ची जो है वो बस 8वीं पास कर ले, आलिमा का कोर्स करा दूंगा मैं, उसके बाद में उसकी शादी करा दूंगा। कई बच्चे 10वीं तक पढ़ते हैं, पेरेंट्स 10वीं तक पढ़ाते हैं, 12वीं तक। तो इस तरह से जो 10वीं 12वीं बीच में पढ़ाई को रोक देते हैं और शादियां करा देते हैं। तो बच्चियां जो है वो बोझ नहीं है, बच्चियां जो है वो जिम्मेदारी है। जी जिम्मेदारी है पेरेंट्स की जी कि बिल्कुल वो आपकी बच्ची है। अगर वो बच्ची आज पढ़ लेती है और वो दूसरे के घर शादी करके चले जाती है, आप उसकी शादी कर देते हैं, आपका उस बच्ची से रिश्ता जो है वो रिश्ता खत्म नहीं हो गया। जी वो बिल्कुल हमेशा आपकी बेटी ही रहेगी, वो बेटी ही कहलाएगी, और वो बेटी का आना जाना भी आपके घर पर बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसे मामलात आते हैं कि बच्ची को, जैसे कई लोग गुजर जाते हैं, हस्बैंड अगर जो मान लो गुजर हाँ गया, बिल्कुल अब ऐसे बिल्कुल सिचुएशन में बच्ची क्या करेगी? और अगर जो उसको अपनी फैमिली चलानी है, ऐसे सिचुएशन में वो बच्ची ट्यूशन लेकर पढ़ा सकती है। और मदर जो है ना, इस तरह से इंग्लिश में कहा जाता है कि मदर्स लैप इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। जी बिल्कुल यानी बिल्कुल कि मदर का जो लैब है, इस तरह से वो पहली स्कूल है। बच्चा बिल्कुल बिल्कुल जो मदर से ही सीखता है। अगर एक बच्ची पढ़ के इस तरह से अपने घर को संभालती है, तो वो भले से जॉब ना करे, लेकिन वो अपने बच्चे को तो एजुकेशन प्रॉपर दे सकती है। और आगे वो जब बच्चे को एजुकेशन देगी तो ऐसे 7 जनरेशन उसकी एजुकेटेड होगी। माशाल्लाह तो इस तरह से बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। अब मैं बच्चों की बात करूं, बॉयज जो है वो पढ़ने का ऐसा नहीं है कि उनके पास में दिमाग नहीं होता है, दिमाग होता है, लेकिन राइट जगह पर दिमाग नहीं लगाते हैं, राइट डायरेक्शन में, राइट चीज में। तो बच्चे बॉयज जो है उन्हें चाहिए कि ज्यादातर वो एजुकेशन पर फोकस करें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें, क्योंकि बॉयज कल का घर का सहारा बनने वाले हैं। बिल्कुल यानी बिल्कुल कि बिल्कुल वालिदैन जब बुढ़ापे में इस तरह से बूढ़े हो जाएंगे तो वो उनके लिए, कम से कम वालिदैन की तो जिंदगी निकल गई, बिल्कुल वालिदैन तो अपना कमा के खा लेंगे, जो भी है इतना तो सेविंग कर लेंगे कि बुढ़ापे में भी निकल जाए। लेकिन वो फिक्र रहती है उनको, वालिदैन को, बच्चों की, बॉयज की, कि बिल्कुल वो बिल्कुल बच्चे पढ़े और अपने फ्यूचर को बनाएं, और आगे पेरेंट्स उनको एक सक्सेसफुल पर्सन देखकर खुशी महसूस करें। तो यानी कि हमारा जो सवाल था कि बच्चियों को पढ़ाने का कम पढ़ाते हैं, तो बच्चियों को ज्यादा पढ़ाएं उल्टा, और बच्चों को, जो बॉयज को, खुद पढ़ने के लिए जो को शौक पैदा करें कि वो बच्चे भी पढ़ें। जी यानी कि एजुकेशन तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, टू लिव लाइक लग्जरियस लाइफ एक्चुअली, बिल्कुल और टू लिव अ बेटर लाइफ, ऐसा। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जो पेरेंट्स बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, तो वो बच्चियों को पढ़ाएं, उनके अंदर पोटेंशियल है, वो डेफिनेटली आगे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। सबसे बेस्ट प्रोफेशन है उनके लिए कि टीचर बने, टीचर बने बिल्कुल टीचर बने, घर में खुद अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इससे बड़ी खुशनसीबी हमारे लिए क्या होगा कि वो बच्ची जो है एक बेटर मदर बनेगी और एक बेहतर वो लीडर बनेगी, इंशाल्लाह। सर जो बच्चे JEE और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप नुक्ता प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बच्चे नीट और इस तरह से JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ में अभी गुड सेट एग्ज़ाम भी आने वाला है, जो कि इस तरह से बच्चों को बीटेक और इंजीनियरिंग में बी फार्म डी फार्म में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट होगा। उन बच्चों को ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो क्रैक करना है, उसके लिए मैं ये नुक्ता प्लेटफॉर्म से एक ये कहना चाहूँगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे कहा जाता है कि आई एम को अगर जो सेपरेट कर दे और पॉसिबल, इम्पॉसिबल को इस तरह 3 हिस्सों में बांटे, तो वो खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। माशाल्लाह बिल्कुल तो आप उन लोगों को देखें कि जो सक्सेस पा चुके हैं। हमारे रिश्तेदारों में भी अल्हम्दुलिल्लाह अब एक जन के एजुकेटेड होने की वजह से आगे कई लोग गाइडेंस पा रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल और वो सभी के सभी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। बिल्कुल हमारे रिलेटिव्स में भी कई गाइडेंस देने की वजह से आज वो, जो उनके पेरेंट्स 8वीं 9वीं 10वीं पास फेल थे, लेकिन उनके घर में बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, टीचर्स बन रहे हैं। तो
ओवरऑल इन कंक्लूजन मैं ये सवाल पर आपको कहना चाहूँगा कि बच्चों, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल सेज इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। हम्म। आपकी इस बात पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि किसी शायर ने कहा है कि कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नीट और JEE की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिम्मत कभी ना हारे, अपने हौसले बुलंद रखें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदमों में आएगी। बेशक इंशाल्लाह। सर, नुक्ता प्लेटफॉर्म से आप भारत के युवाओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नुक्ता प्लेटफॉर्म से, जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो सबसे पहले तो अ, हमारे हदीस में भी आता है कि सीक एजुकेशन इवन इफ यू हैव टू गो टू चाइना, जी कि चाइना तक जाना हो तो भी आप एजुकेशन हासिल करने के लिए जाएं जी बिल्कुल। और एजुकेशन हासिल करें। और ख़ास ये मैसेज है कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देते हैं, वो अपने बच्चों को एजुकेशन दें। स्कूल मैटर नहीं करती है कि वो छोटी स्कूल में बच्चा पढ़ता है या बड़ी स्कूल में बच्चा जी पढ़ता बिल्कुल है। बिल्कुल। बच्चे की स्किल्स, नॉलेज, आगे उसकी जो मार्क्स हैं वही काम आते हैं। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि कई पेरेंट्स की ये सोच भी होती है कि मेरा बच्चा अच्छी बड़ी स्कूल में पढ़ेगा तो बड़ा कुछ सीखेगा, अच्छा सीखेगा। डेफिनेटली वो सीखेगा, लेकिन एक बात खास याद रखें कि छोटी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चे पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, और बड़ी स्कूल में जहाँ पर ज़्यादा फीस आप पे करते हैं वहाँ पर भी डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। लेकिन कोई जब जॉब करने बच्चा जाता है तो ये नहीं पूछा जाता है कि आपने वो छोटी स्कूल से जॉब किया, पढ़ाई किया है या बड़ी स्कूल से। तो बड़ी स्कूल वाले को जॉब करने के लिए इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल। रखा जाए, छोटी स्कूल वालों को नहीं रखा जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को अपने पढ़ाएं, कोई भी स्कूल से पढ़ाएं, लेकिन उनको ग्रेजुएट बनाएं, पोस्ट ग्रेजुएट बनाएं, ताकि वो अपना ही फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पाए बल्कि आगे 7 जनरेशन जो आने वाली है उनका भी फ्यूचर सिक्योर हो। माशाल्लाह। सर, नुक्ता प्लेटफॉर्म पर आकर आपको कैसा महसूस हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही बेटर प्लेटफॉर्म है जी कि जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। पर इस तरह से हमें ये गुफ्तगू करने का मौका मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस तरह से अलग-अलग मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स ढूंढ कर लाते हैं जी और यहाँ पर इस तरह से पॉडकास्ट के लिए गेस्ट भी बुलाते हैं। जी और मैं खुद इस चीज़ से बहुत मुतासिर हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। कि आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं कि जज़ाकल्लाह। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, नुक्ता प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आप पूरे दुनिया भर में अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ भी है कि इस तरह से ये रब तबारक व तआला इस नुक्ता प्लेटफॉर्म को जल्द से जल्द बहुत फेमस कर दे। आमीन आमीन। और साथ ही साथ में जो हमारा चैनल है, नुक्ता चैनल, नुक्ता यूट्यूब चैनल पर, जी इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे, तो इसके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें। आमीन और जो ये नुक्ता चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम अपनी ही ज़िंदगी में तब्दीली ना लाएं बल्कि दूसरे की ज़िंदगी का तब्दीली का हिस्सा बन सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। तो हमें उम्मीद है कि आप तमाम हजरात मेराज शाह साहब जो आज के हमारे गेस्ट रहे, इनकी बातों से फ़ायदा हासिल करेंगे और इनकी बातों को दूसरे तमाम अहबाब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।